हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा, हम लोगों ने इतने सारे प्रैक्टिस करने के बाद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे जिसमें आपका ये पेपर होना था, और मैं फिर से आ गया हूं आप सभी के साथ इस पूरे पेपर को डिस्कस करने के लिए, है ना। आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने इस पेपर के सबसे पहले क्वेश्चन को। अब इस बार देखो, रूल्स और वो सब चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि सब खूब बता चुका हूं और अब वो समय भी निकल चुका है ना। आइए अब सीधे सीधे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आप लोग अपने अपने आंसर को मैच करिए और सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्लियर है गाइस? आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाई, देखो जो एक्स ऑब्जेक्ट है हमारा ये निगेटिवली चार्ज्ड है, इट इज रिपेल्ड बाई अनदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट वाई। इसका मतलब अगर रिपल्शन हो रहा है तो दोनों में चार्जेस गाइस सेम रहे होंगे, तो ये भी निगेटिव चार्ज है। हाउएवर एन ऑब्जेक्ट Z is attracted to the object Y, जबकि कह रहे हैं कोई एक ऑब्जेक्ट Z है जो कि इस Y से अट्रैक्टेड है। Which of the following is the most possibility for the object Z? कह रहे हैं कि Z के लिए क्या सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो बेटा, वैसे अगर ये निगेटिव है और निगेटिव से ये वाला ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये ओनली प्लस होना चाहिए कि सर पॉजिटिवली चार्ज्ड ओनली, लेकिन गाइज पॉजिटिव तो हो ही सकता है, उसके साथ साथ बेटा ये न्यूट्रल भी हो सकता है। आप सबको यह बात पता है कि अगर ये निगेटिव चार्ज है और कोई ये दूसरा, मान लो ये Z वाला चार्ज है, निगेटिव कौन सा था Y, ये कौन सा है Z, ठीक। इस निगेटिव को देख करके यहां पर पॉजिटिव भी आ सकता है, इंड्यूस हो सकता है, और इधर की सरफेस पर निगेटिव इंड्यूस हो सकता है। तो इन दोनों में भी अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है, जबकि ये कैसा है गाइस, ये न्यूट्रल है, जबकि Y वाला हमारा कैसा है, निगेटिवली चार्ज्ड है। इसका मतलब बेटा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, जिसमें कहा गया न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर्स आर स्प्रेड इनटू अ चैम्बर एंड बिकेम चार्ज्ड विद द चार्जेस 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि 3 स्फीयर्स हैं, उन पर चार्ज इतना 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 गिवन है। ऑल द 3 स्फीयर्स केम इन कॉन्टैक्ट साइमल्टेनियसली। कह रहे हैं कि सारे स्फीयर्स एक बार एक साथ कॉन्टैक्ट में आए हैं फॉर अ मोमेंट एंड गॉट सेपरेटेड। एक बार टच हुए सारे एक साथ और फिर सब अलग अलग हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फाइनल चार्जेस ऑन द स्फीयर। कह रहे हैं कि फाइनली कितना चार्ज स्फीयर्स पर हो सकता है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट से करना चाहूंगा, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट से करना चाहूंगा। टोटल चार्ज देखो कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन का है, 5 इलेक्ट्रॉन का है, -3 इलेक्ट्रॉन का है, तो टोटल बेटा कितना हो गया, 3 + 5 हो गया 8, 8 - 3 हो गया कितना, फिर से 5। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स यानी कि टोटल चार्ज यहां पर कितना है, 5e के बराबर है। अब आप चेक करो ऐसे कौन से ऑप्शंस है जिसमें टोटल चार्जेस अभी भी 5e के बराबर है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जितने चार्जेस पहले थे उतने ही चार्जेस अभी भी रहने वाले हैं। बेटा यहां पर आप चेक करो टोटल चार्ज कितना है, 5 + 5 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6e। पहले 5e था, अभी 6e, बिल्कुल नहीं हो सकता है, गलत है। यहां पर चेक करिए 6 और 6 हो गया 12, 12 में से 7 अगर हम हटाएंगे तो 5e, इट मे बी आंसर, ठीक है। सी वाला देखते हैं, -4, 3.5 और 5.5। देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उसके पीछे का रीजन है बेटा, क्योंकि आप सबको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी पता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q = NE, जिसमें जो n होता है दिस इज ऑलवेज एन इंटीजर। n हमेशा कैसा होता है, इंटीजर होता है, और यहां पर तो 3.5 और 5.5 जैसा दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आइए अगला जो 4th ऑप्शन है अपना, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, 5 और 7 हमारा हो गया 12, 12 में से 8 गया हमारा या 4, तो ये भी सही नहीं है। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हुआ गाइस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। इसमें कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम एंड गेन्स 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स। कह रहे हैं नेट चार्ज ऑब्जेक्ट पर कितना होगा। तो देखो बेटा, अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसके ऊपर कितना चार्ज आया होगा, Q = N × E। इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं, 5 × 10⁻18, जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज
होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब आप देखो 1.6 और 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर हो गया -1, इसका मतलब 0.8 कूलम। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है बेटा, तो नेट चार्ज कितना होगा भाई, Q नेट की अगर हम बात करेंगे तो 1 कूलम पहले ही था, -0.8 कूलम और हो गया, तो बैलेंस बेटा कितना बचा 0.2 कूलम। ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ऐसा ऑप्शन है डी वाला। सो करेक्ट ऑप्शन गाइस कौन सा हुआ, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, ये एकदम सीधे सीधे देखो, ये अगर आप लोगों ने सैंपल पेपर को ध्यान से देखा होगा तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से मुझे लगता है 55 में से 53-54 क्वेश्चंस आपके सैंपल पेपर से हैं, जो मैंने यहां पर 10 अरिहंत पब्लिकेशन की बुक थी उससे 10 सैंपल पेपर्स मैंने करवाए थे और उसी से सारे क्वेश्चंस हैं। कई क्वेश्चन तो एज इट इज हैं, ये भी क्वेश्चन एज इट इज है, उसमें आपसे पूछा गया था, कहने कि किरचॉफ का जो पहला नियम होता है और जो दूसरा नियम होता है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है बेटा। तो सबको पता है भाई, पहला जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है और दूसरा जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गलत है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब गाइस डी वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाई 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट इज। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम बेटा, ये तो क्लास 10th की किताब में भी सीधे सीधे दिया हुआ है ना, वहां से भी आप लोग अगर आपको याद होता तो आप वहां से भी कर सकते थे। फिलहाल देखो, पावर का फॉर्मूला होता है V² अपॉन R। पावर आपको पहले कितना दिया हुआ है बेटा, 100 वॉट गिवन है, ठीक, कह रहे हैं 220 वोल्ट पे जब हम उसको ऑपरेट करते हैं तो यहां से बेटा हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और फिर से कह रहे हैं जब उसी को 110 वोल्ट पर हम ऑपरेट करेंगे तब पावर कितना होगा। तो इस बार 110 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई R, क्लियर, V² बाई R, और R की वैल्यू मैं यहां से निकाल करके यहां रख रहा हूं, तो आप सब लोग ध्यान से चेक करना, ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो ये 100 चला जाएगा ऊपर, ये इसको कैंसिल करेगा, कितना आएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसका आंसर सीधे सीधे हो गया 25 वॉट। तो 25 वॉट जैसा आंसर गाइस कौन सा है, ए ऑप्शन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब कह रहे हैं कि जो अल्फा होता है उसकी वैल्यू लेस देन 0 किसके लिए होती है भाई साहब, सेमीकंडक्टर के लिए। तो सीधे सीधे आंसर हमारा कौन सा हो गया, सेमीकंडक्टर वाला, सी वाला, क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। 2 वायर्स कैरिंग करंट I1 and I2 lie one slightly above the other in the horizontal plane as shown in the figure. The region of vertically upward strongest magnetic field, कह रहे हैं कि vertically upward सबसे strong magnetic field किसमें है। तो आइए देखते हैं। देखो बेटा, ये I1 वाले करंट की वजह से यहां पे देखो 4 क्वाड्रेंट्स है ना हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले क्वाड्रेंट में आप चेक करो, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे जो करंट इधर जा रहा है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, आउटवर्ड्स, ठीक। इसकी वजह से चेक करते हैं किधर की तरफ है, इनवर्ड, तो ये हो गया इनवर्ड्स। अब एक आउटवर्ड एक इनवर्ड है तो सबट्रैक्ट हो जाएगा। आओ सेकंड वाले रीजन में देखते हैं, इसकी वजह से अगर I2 की वजह से देखोगे बेटा तो आउटवर्ड्स, ठीक। सिमिलरली अगर I1 की वजह से देखोगे तो ये भी किधर की तरफ होगा, आउटवर्ड्स होगा। ये मैं कौन सा रूल लगा रहा हूं, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और थर्ड वाले में देखते हैं यार, थर्ड वाले में अगर I1 की तरफ से देखोगे तो इनवर्ड्स आएगा और I2 की तरफ से देखोगे तो आउटवर्ड्स आएगा, तो यहां भी वही वाली बात हो गई, सबट्रैक्ट हो गया। इधर देखो, इधर अगर मैं I1 की वजह से देखूंगा तो इनवर्ड्स और I2 की वजह से देखूंगा तो भी इनवर्ड्स, तो दोनों की वजह से इनवर्ड्स होगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन में, आप ही बता दीजिए भाई साहब। ये है आपके सेकंड वाले रीजन में, इसलिए गाइस करेक्ट आंसर हमारा हो गया सेकंड पार्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो यार, ये क्योंकि किसी एक स्टूडेंट से लिया हुआ पेपर है, थोड़ा उसने स्कैन करके भेजा है, कुछ क्वेश्चंस टेढ़े हो गए, बट इसको माइंड मत करिएगा, है ना। हम लोग सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां पर देखो, 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर आर प्लेस्ड
2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम इज, बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया भाई। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2। तो I1 और I2 कितना है, 4 और 10 डिवाइडेड बाई R। R क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस जो कि है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे तब जाकर के मीटर में कन्वर्ट होगा। ये जो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 40 मल्टीप्लाइड बाई 100 होल डिवाइडेड बाई 2.5। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आई थिंक हमारा आंसर आ जाएगा। फिलहाल अगर मैं यहां से एक जीरो इसको हटाऊंगा, मतलब ये डेसिमल हटाऊंगा तो एक जीरो यहां बढ़ जाएगा, और 25 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 40। क्लियर, 40 इंटू 40 तो कितना हो जाएगा, 1600 इंटू 2 करोगे आएगा 3200 इंटू 10 टू द पावर -7, 32 है ना। ये टर्म हमको सिर्फ इन चारों में से केवल और केवल किस में दिखाई पड़ रहा है, डी ऑप्शन में। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे डी पर आप टिक कर सकते हैं। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ एन एमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर, कह रहे हैं एमीटर को वोल्ट मीटर की जगह पर अगर यूज करना है, देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर ए। कह रहे हैं एमीटर के साथ क्या कनेक्ट करेंगे। देखो यार, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है ना। तो अल्टीमेटली तुम्हें कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाए। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आप उस एमीटर के साथ सीरीज में एक हैवी रेजिस्टेंस जो है ले जाकर के जोड़ दीजिए, है ना। हैवी रेजिस्टेंस जोड़ने वाला काम सीरीज में किस ऑप्शन में किया हुआ है, दैट इज डन इन द ऑप्शन डी, दैट इज द हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीधी सी बात है, तभी रेजिस्टेंस बढ़ेगा भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं गाइस। 10th क्वेश्चन को जल्दी से ध्यान से देखो। कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज B1। कह रहे हैं सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, देखो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 2। करंट कितना हमको दिया हुआ है, करंट हमको नहीं दिया तो आई मान लेते हैं, आई बाई रेडियस हमको गिवन है आर। ठीक है, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, ये तो है सेंटर पर। फिर कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सिस पर हम लोग देखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस का फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब हमसे कह रहे हैं एट इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस आर, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अगर हमारा लूप है इसकी एक्सिस पर आर डिस्टेंस पर, जो कि आर उसकी रेडियस के ही बराबर है, तो रेडियस के ही बराबर डिस्टेंस पर हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, मतलब एक्स की जगह भी हमको आर ही रखना है यहां पर। तो ये क्या बन जाएगा भाई, इट विल बिकम म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर की होल पावर 3/2। इसको जब बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन, देखो 2 की पावर 3/2, तो 2 का क्यूब होता है 8 और उसका अंडर रूट जब हम करेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2 दिख गया, और आर स्क्वायर की पावर 3/2 जब बाहर निकालोगे तो आ जाएगा आर क्यूब। आर स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, केवल एक आर बचेगा। हमसे कह रहे हैं B1 अपॉन B2 का रेशियो बता दो भाई। तो देखो B1 अपॉन B2 का अगर आप रेशियो निकालना चाहते हैं तो वो रहा, देखो B1 कितना है म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। ठीक, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, ये सब हो जाएगा कैंसिल, ये 2 रूट 2 किधर पहुंच जाएगा ऊपर, तो हमारा ये रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, एंड दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हमसे कहा जा रहा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ 600 टर्न्स इज 108 मिली हेनरी। सॉरी, हमसे कह रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी सोलेनॉइड का जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमको कितने गिवन है, 600 गिवन है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो 108 मिली हेनरी के बराबर है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स
500 विद द सेम लेंथ, सेम रेडियस एंड सेम मीडियम, है ना, बाकी सब सेम है। कह रहे उसके लिए कितना सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी। तो बेटा जरा सोचो, सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? N1, और इसका जो इंडक्टेंस है L है। बाकी देखो आपसे क्या बोला, सेम लेंथ मतलब लेंथ सेम है, सेम रेडियस मतलब एरिया सेम है, सेम मीडियम मतलब म्यू नॉट सेम है। ठीक, इसका मतलब यही चीज अगर मैं L2 के लिए लिखूंगा तो दिस विल बिकम व्हाट? म्यू नॉट N2 स्क्वायर A बाई L। क्लियर? बस अब सारी चीजें मुझे लगता है उठा करके अगर हम लोग यहां दोनों फार्मूले को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे लग रहा है काम बन जाएगा। चेक करना जरा, अगर मैं L2 बाई L1 निकालूं, L2 बाई L1, इसमें से इसको अगर मैं डिवाइड करूं, देखो म्यू नॉट L और A ये सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। सिंपल। ठीक, तो L2 की वैल्यू जो हमें निकालनी थी वो किसके बराबर आ जाएगी? देखो N2 है 500 डिवाइडेड बाई N1 है हमारा 600, और उसका हम करने वाले हैं स्क्वायर, होल मल्टीप्लाइड बाई L1 जिसकी वैल्यू है 108 मिली हेनरी। इसको प्यारे बच्चों जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 25 अपॉन 36 इंटू 108। 36 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा आएगा 3, तो ये कितना आ गया हमारा? 75 मिली हेनरी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन हमारे पास है डी वाला। तो इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डी वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम आपको करवाया हुआ क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है। कह रहे हैं द आरएमएस वैल्यू ऑफ द सर्किट कनेक्टेड, RMS value of the circuit connected to 50 hertz AC source is 15 ampere। देखो RMS वैल्यू हमें 15 एम्पियर दिया है। कह रहे थे वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज 0। अच्छा, कह रहे हैं 0 करंट होने के बाद 1/600 सेकेंड्स के बाद करंट की वैल्यू क्या होगी? देखो बेटा, अगर करंट 0 है इनिशियली तो हम यहां पर ले सकते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। क्लियर? यहां पर जरा आप चेक कर लो, अगर करंट की RMS वैल्यू 15 है तो पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 अंडर रूट 2। क्लियर? साइन ओमेगा जो होता है हमारा वो 2 इंटू पाई इंटू एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 के बराबर। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम कितना है? 1/600। तो ओवरऑल क्या होगा? 600 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, ये देखिए, और ये रहा हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 15 अंडर रूट 2, दिस विल बिकम साइन। अब देखो, एक 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक, इससे मैं 12 को कैंसिल करूंगा आएगा 6। पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू गाइस कितनी होती है? 1/2। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया? 15 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आंसर होना चाहिए, इट शुड बी 15 अपॉन अंडर रूट 2। सो गाइस करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखो बेटा, इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग को मैंने प्रैक्टिस कराए थे 10 सैंपल पेपर में, लगभग 550 क्वेश्चन है ना, 550 क्वेश्चंस। और मैं गारंटी लेकर कह रहा हूं इसी तरीके से टर्म 2 में भी आपको मैं इतने ही सारे क्वेश्चंस फिर से करवाने वाला हूं। तो अगर आप टर्म 2 में मेरी पूरी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, 110% मैं गारंटी ठोक के बोल रहा हूं, जैसे इस पेपर में सब कुछ पढ़ाया हुआ आया है, बिल्कुल वैसे ही टर्म 2 में भी सब कुछ पढ़ाया हुआ आएगा। और जो बच्चे मुझे पूरी तरीके से यहां इस सीरीज को फॉलो कर रहे थे, वो लोग जरूर कमेंट करके बताएं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं ना, और वो सबके सामने आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इन अ सर्किट the phase difference between alternating current and the source voltage is pi/2। कह रहे हैं करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो pi/2 है। Which of the following कैन नॉट बी द एलिमेंट ऑफ द सर्किट। कह रहे हैं इनमें से कौन सर्किट का एलिमेंट नहीं हो सकता। देखो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो 90 होता है, बिल्कुल सही बात है। कौन आगे कौन पीछे इसकी बात तो यहां किया ही नहीं गया है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ओनली कैपेसिटर तो हो सकता है, ओनली इंडक्टर भी हो सकता है क्योंकि उसमें ईएमएफ आगे होता है, भाई इसमें करंट आगे होता है। डी ऑप्शन में कह रहे हैं एल और सी, मतलब दोनों में से कोई एक
हो जाए तो ये भी सही है भाई, केवल L हो केवल C हो या इन दोनों में से कोई भी एक हो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट L एंड R ये नहीं हो सकता भाई, क्योंकि L और R में अगर हम बात करेंगे तो R के केस में क्या होता है, करंट और EMF दोनों सेम फेज में होते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे इंडक्टर का तो उसमें EMF आगे होता है। और बेटा EL और ER का जब तुम रिजल्टेंट निकालोगे तो फेज एंगल कभी भी तुम्हारा 90 नहीं आएगा, क्योंकि फेज एंगल का फॉर्मूला याद करो, tan phi का फॉर्मूला आपको क्या बताया था मैंने, XL by R है ना। अगर LR सर्किट है तो XL by R करोगे तो ये 90 कभी आएगा ही नहीं, है ना, 90 से कुछ कम ही आएगा। इसलिए बेटा L और R नहीं हो सकता। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि यहां कैन नॉट पूछा है ना, कैन नहीं पूछा है, नॉट पूछा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट इज गिवन बाई V इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, वेयर x इज इन मीटर, V इन वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1,0,2 इज, देखो 1,0,2 इस पॉइंट पर हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस का डेवर V बाई डेवर x। वैसे तो y और z के टर्म्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो y वाला ये फंक्शन है ये केवल और केवल x पर डिपेंडेंट है ना, केवल x का फंक्शन है, तो हम यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन की जगह टोटल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला तो तुम सबका देखा है ना, E बराबर माइनस का dv बाई dx। जैसे ही इसको बेटा आप माइनस लगा के डिफरेंशिएट करोगे, दिस विल बिकम माइनस का 6x, और x कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो ये वैल्यू जैसे ही x की जगह पर आप 1 रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -6 यूनिट, ठीक। और -6 यूनिट जैसा आंसर देखो कौन सा है, ए ऑप्शन, क्योंकि ए ऑप्शन में हमसे कहा जा रहा है 6 वोल्ट पर मीटर अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, है ना, नेगेटिव x एक्सिस में होगा, तभी तो माइनस आ रहा है यहां पर। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज्ड प्लेट्स इफ अ न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। इस तरह का क्वेश्चन सैंपल पेपर में कम से कम, जितना मुझे ध्यान आ रहा है, 3 बार 3 पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन आया है, लेकिन वहां पर बस डिफरेंस ये था कि वहां पर एक सिंपल ऐसा कंडक्टर रखा हुआ था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसी ही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई इफेक्ट नहीं था, बस इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनी हुई थी, है ना गाइस। देखो ये गलत है, क्योंकि इसमें इधर वाली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो ही नहीं किया गया, इसलिए ये गलत है मैटर। ये तो बिल्कुल ही रबिश है, कोई मतलब ही नहीं डिस्कस करने का, ये भी बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है डी। जितने बच्चों ने मेरे साथ यहां सैंपल पेपर प्रैक्टिस किया होगा उन्होंने 100% इसको सही किया होगा गाइस, है ना। फिर देखो, वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट बैटरी इफ इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम 2 माइक्रोफैरेड टू x माइक्रोफैरेड, द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज 2 × 10⁻² जूल। द वैल्यू ऑफ x इज, देखो बेटा, अगर हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू को कुछ चेंज किया है, उसकी एनर्जी में कुछ चेंज आ गया, तो आप उसकी इनिशियल एनर्जी सोचो कितना था, हाफ इंटू c कितना है 2 माइक्रोफैरेड यानी 10⁻⁻6, और वोल्टेज उसका कितना था 200, तो हाफ CV स्क्वायर उसकी पहले एनर्जी थी। फाइनली उसकी एनर्जी कितनी हो गई, हाफ इंटू x इंटू 10⁻⁻6 और v स्क्वायर, क्योंकि वो कनेक्टेड है। देखो कह रहे हैं कि वो 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल की वैल्यू तो एज इट इज सेम रही। हमसे कहा गया जो चेंज इन एनर्जी आया, जो डिक्रीज इन एनर्जी आया, वो कितने का है, 2 × 10⁻⁻6 जूल के बराबर है। क्लियर है गाइस, 2 × 10⁻² जूल के बराबर है भाई, 6 नहीं है, -2 जूल के बराबर। ये चेंज इन एनर्जी है। अब सोचो बेटा, अगर एनर्जी में डिक्रीज हुआ है तो एनर्जी पहले ज्यादा रही होगी या बाद में, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले एनर्जी ज्यादा रही होगी। इसका मतलब हम इसमें से इसको जब घटाएंगे तब ये हमको मिलेगा। तो आइए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे, चेक करो, 1/2 कॉमन मिल जाएगा आपको, ठीक है, 10⁻6 -6 आपको कॉमन मिल जाएगा, 200 का स्क्वायर आपको कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा 2 - x, सिर्फ क्या बचेगा 2 - x। अब देखो गाइस, ये हमारा इसके बराबर होने वाला है। क्लियर, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस 2 को भेजते हैं इधर, तो ये क्या बन जाएगा, 4 × 10⁻⁻² इज इक्वल टू 10⁻⁻6। ये जो 200 है, इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटू
ये जो 4 है हमारा, ये इसको कैंसिल कर देगा और ये ओवरऑल बन जाएगा 10 की पावर 4, ठीक है। 10 की पावर 4, 10 की पावर -6 मिलकर बनेगा 10 की पावर -2। इसका मतलब ये और ये सब हो गया कैंसिल। इधर क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो गाइज x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 1। इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1 माइक्रो फैरेड। और 1 माइक्रो फैरेड जैसा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास गाइज, ए ऑप्शन। तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे ये कहा जा रहा है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। देखो पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट का और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हमको गिवन है वो है 100 ओम के बराबर। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। देखो कितना इजी क्वेश्चन है यार। अगर वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है तो हम करंट निकाल सकते हैं, V बराबर IR। तो ये बन जाएगा हमारा 200 अपॉन 100 यानी कि 2 एम्पियर का हो गया करंट। अब जो करंट होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 1 सेकेंड। इसका मतलब 2 इज इक्वल टू चार्ज। चार्ज कितना होता है, n इंटू ई के बराबर। n की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है, दैट विल बी 2 अपॉन ई। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको गाइज हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे, अब आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा। 10 की पावर 19 में केवल एक ऑप्शन है, ये जब ऊपर जाएगा 10 की पावर 19 बनेगा, ये बन जाएगा 2 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 19। और ये वैल्यू जब आप डिवाइड करोगे तो 1.25 के बराबर आ जाएगा गाइज। इसलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन। देखो देखने में सी वाला ऑप्शन में भी 1.25 है, लेकिन यहां पर पावर में है 10 की पावर 18, इसलिए वो हमारा गलत है, वो हमारा सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे हैं द इंपीडेंस ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट इज। किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट का जो इंपीडेंस होता है, ये सीधे सीधे फॉर्मूला है, दैट इज अंडर रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहे हैं व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज E बराबर E नॉट साइन ओमेगा t इज अप्लाइड टू अ सर्किट, द करंट I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, है ना। करंट 90 डिग्री आगे है इन कंपैरिजन टू EMF, फ्लोज थ्रू इट, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। देखो अगर करंट 90 डिग्री आगे है, इसका मतलब सर्किट कौन सा है, सोचो भाई सर्किट कौन सा है। सर्किट हमारा प्योरली कैसा है, कैपेसिटिव सर्किट है बेटा। अगर करंट आगे है वो भी 90 डिग्री आगे है तो ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हुआ। और किसी भी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में पावर की वैल्यू कितनी होती है, एवरेज पावर हमारा 0। क्यों, क्योंकि फार्मूला है ERMS IRMS cos फाई, और वहां पर फाई 90 है, cos 90 0 होता है, इसलिए आंसर हमारा हो गया डी वाला ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे हैं अ करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। कह रहे हैं कि एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करता है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, एट एन एंगल 45, एट एन एंगल 60। तो यहां पर गाइस करेक्ट ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फार्मूले में साइन थीटा आता है और वो मैक्सिमम तभी होगा जब साइन 90 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इंडक्टर। देखो रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है, इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज हमको पता है रिस्पेक्टिवली द रिजल्टेंट वोल्टेज इन द सर्किट। देखो अगर ये एलसीआर सर्किट है बेटा, रिजल्टेंट वोल्टेज का फार्मूला हम सबको पता है, अंडर रूट के अंदर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब आप सब लोग जरा ध्यान से यहां पर देखो, VR कितना है, रजिस्टर में कितना है भाई साहब, 200 वोल्ट, सॉरी 20 वोल्ट के बराबर है, तो 20 का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC, VL माइनस VC करोगे तो 15 माइनस 30 यानी कि -15, और वैसे भी होल स्क्वायर करना है तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो -15 हो प्लस 15 हो कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला यहां पर नहीं है। तो आप VL माइनस VC लिखो या VC माइनस VL लिखो, दोनों चलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बेटा हो गई 400 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, ये हो गया अंडर रूट के अंदर 625, जिसका अंडर रूट आ जाएगा हमारा कितना 25। ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी वाला। सो गाइस करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ डीसी सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी रिस्पेक्टिवली आर। देखो बैटरी के अगर अंदर आप देखोगे, बैटरी के अंदर अगर आप देखोगे तो निगेटिव से पॉजिटिव, बैटरी के बाहर देखोगे तब पॉजिटिव से निगेटिव। ऐसा ऑप्शन देखो गाइस कौन सा है,
निगेटिव टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ऐसा ऑप्शन है हमारा सी वाला। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2q। कह रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज है 2q और इस चार्ज से r की डिस्टेंस पर यहां कहीं पर कोई पॉइंट P है, मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E के बराबर है। ठीक है भाई। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। कह रहे हैं कि अगर यहां पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस r के बराबर है, रेडियस इसका r के बराबर है, ठीक है, विद टोटल चार्ज q, इस पर फिर से चार्ज कितना है, q के बराबर है, एट अ डिस्टेंस r/2 विल बी। कह रहे हैं यहां से r/2 डिस्टेंस पर अगर हम निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। देखो बेटा, और एक चीज और लिखा है, स्मॉल r इज वेरी मच ग्रेटर देन r। कह रहे हैं कि ये जो स्मॉल r, ये जो डिस्टेंस है, ये इस r से बहुत बड़ा है। अगर आप बहुत दूर से देखोगे तो ये रिंग दिखाई नहीं पड़ेगा, ये तो एक सिंपल एक पॉइंट चार्ज दिखाई पड़ेगा। तो समझ लो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि जब 2q पॉइंट चार्ज r डिस्टेंस पर था तब इलेक्ट्रिक फील्ड E थी। अभी क्या है, Q चार्ज है, r/2 डिस्टेंस पर है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देखो भाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो फॉर्मूला कितना है, 1/4πε0। चार्ज कितना था हमारा, 2q/r²। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, इसके बारे में सोचो जरा। 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0। चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितना है r/2 का होल स्क्वायर, ये जाएगा हमारा ऊपर, कितना बन जाएगा 1/4πε0। ये जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 4q/r²। देखो बेटा, जब 2q/r² था तब वैल्यू है E, और अगर हमें 4q/r² करना है तो यही वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2e। तो 2e जैसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? यस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। सी यहां पर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। देखो सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन थे, आपको कोई 20 करने थे, जो कठिन लगे छोड़ देते यार, है ना। मुझे लगता है आप पूरे 20 में 20 कर सकते थे सेक्शन ए में। अब देखो 24th का क्या है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन एज 0.2 गॉस। ठीक है, BH की वैल्यू हमको गिवन है। वेयर इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका रिलेशन देखो ये होता है ना। ये वैल्यू अगर हमको पता है 0.2, टोटल है 0.4 और कॉस डेल्टा के बराबर है, तो आप खुद ही सोच लो कॉस डेल्टा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर। कॉस डेल्टा अगर हमारा 1/2 के बराबर हो गया तो आप खुद ही बताइए, ये तो हो गया मान लो 1/2 के बराबर, ठीक। तो डेल्टा यानी एंगल ऑफ डिप कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री। ठीक, तो 60 जैसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी वाला। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ हमारा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 25th क्वेश्चन कह रहे हैं द करंट इन अ प्राइमरी कॉइल ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स चेंजेस फ्रॉम 7 to 3 एम्पियर इन दिस 0.04 सेकेंड। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0.5 हेनरी। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल का फॉर्मूला होता है माइनस का m डेल्टा IP अपॉन डेल्टा T के बराबर। सो माइनस म्यूचुअल इंडक्शन है 0.5 के बराबर। चेंज इन करंट बेटा कितना है, 7 - 3 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 0.04। इसको जब आप इससे कैंसिल करोगे वैल्यू कितनी आएगी, 100। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, माइनस का 50 वोल्ट। ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए ऑप्शन। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है गाइस, है ना। तो ये था सेक्शन ए। आई होप आप सब लोग भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं। मेरी पूरी उम्मीद है भाई आप लोग के अच्छे से अच्छे मार्क्स आए होंगे, है ना। इतनी मेहनत की गई है बेटा। 26th क्वेश्चन देखते हैं। 26th क्वेश्चन हमारा क्या है, अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू XY प्लेन एट Z इज इक्वल टू A। अच्छा भाई साहब देखो, अगर मैं इसको 3D थोड़ा समझने की कोशिश करूं, ये अगर XY एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये ओरिजिन हुआ, क्लियर, ये हमारा ओरिजिन हुआ। अब यहां से Z डिस्टेंस पर देखो, z बराबर a डिस्टेंस पर, यहां से z बराबर a डिस्टेंस पर हमारा एक स्क्वायर शीट रखा हुआ है।
ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन एज CZ² K कैप, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसका फार्मूला होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको Z कैप में दिया हुआ है, मतलब हमको दे रहे हैं CZ² K कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। डॉट एरिया के बारे में सोचो, अगर स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड A के बराबर है तो एरिया का मैग्नीट्यूड तो A² हुआ है ना। अब समझने वाली बात यह है, अगर यहां से आपने एरिया को रखा है Z बराबर A पर, वो भी एरिया रखा है पैरेलल टू व्हाट, एरिया आपका कुछ ऐसे रखा है पैरेलल टू द XY प्लेन। तो प्यारे बच्चों, अगर एरिया पैरेलल टू XY प्लेन रखा है तो एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर किधर होगा, Z की डायरेक्शन में, है ना। Z की डायरेक्शन में होने का मतलब ये भी हमारा क्या होगा, K कैप का टर्म होगा। तो सीधी सी बात है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, जरा ध्यान से समझना, CZ² इंटू A² के बराबर, और आपसे बोला गया Z बराबर A है, Z बराबर A है, रख दो उठाकर, कितना आएगा, C इंटू A की पावर 4, C इंटू A की पावर 4। ऐसा ऑप्शन गाइस हमारा पहला ही वाला है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कह रहे हैं 3 चार्जेस, कह रहे हैं आपसे 3 चार्जेस Q minus Q और Q naught are placed as shown in the figure. Magnitude of the net force on the charge Q naught is this। अच्छा, ये निकालना है हमको कितना फोर्स है। देखो बेटा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये इधर की तरफ इसको रिपेल करेगा और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q नॉट अपॉन डिस्टेंस है A², ठीक, जबकि ये निगेटिव है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q नॉट अपॉन डिस्टेंस फिर से A², मतलब दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है प्यारे बच्चों वो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट निकालोगे इधर कहीं पर रिजल्टेंट आएगा, और जब अगर सेम मैग्नीट्यूड होता है बेटा तो ये रिजल्टेंट F√2 के जैसा होता है भाई। अगर ये भी फोर्स को मैं F मान लूं, इस वाले फोर्स को भी मैं F मान लूं, सेम फोर्सेस 90 डिग्री पर हैं, तो अंडर रूट के अंदर F² प्लस F² सॉल्व करेंगे, F√2 जैसा आ जाएगा। F√2 जैसा टर्म केवल और केवल मुझे C में दिखाई पड़ रहा है, जिसमें √2 ऊपर हो, इसमें तो नीचे है ना, तो यही वाला C हमारा करेक्ट हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे कह रहे हैं, अ 3 नैनो कूलम चार्ज इज इनिशियली एट रेस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ, आइए देखते हैं भाई, यहां पर हमसे कह रहे हैं कि एक चार्ज है 3 नैनो कूलम चार्ज Q इज इनिशियली एट रेस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 5 नैनो कूलम चार्ज फिक्स्ड एट द ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन पर यहां पर जो चार्ज है वो कितना है, 5 नैनो कूलम का चार्ज है, ओरिजिन पर है, और इसको हम स्मॉल q चार्ज कह रहे हैं। जबकि जो कैपिटल Q वाला हमारा चार्ज है इसकी वैल्यू है 3 नैनो कूलम के बराबर, जो कि पहले कहां पर था, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर था। क्लियर। अब हमसे कह रहे हैं द चार्ज कैपिटल Q, ये कैपिटल Q इज मूव्ड अवे फ्रॉम स्मॉल q टू अ न्यू पोजीशन, नई पोजीशन पर आप उसको लेकर के पहुंच गए हैं जहां पर ये 15 सेंटीमीटर, मतलब अभी ये जो डिस्टेंस था वो 10 है, फिर आपसे कह रहे हैं उसको ऐसी जगह पर लेकर के गए कि यही जो डिस्टेंस 10 था वो अभी डिस्टेंस हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर, मतलब आप 5 सेंटीमीटर और आगे लेकर चले गए। ठीक है, आपसे कह रहे हैं वर्क डन बता दो, तो बेटा देखो ऐसे में वर्क क्या होता है हमारा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज जिसको हमने मूव कराया वो चार्ज कौन सा है, 3 नैनो कूलम, यानी कि 3 × 10⁻⁹ इसको मूव कराया। पोटेंशियल में कितना डिफरेंस आ गया भाई, तो पोटेंशियल आप दोनों पॉइंट का निकालो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, जब यहां पर मैं पोटेंशियल निकालूंगा इस पॉइंट पर, क्लियर, तो वैल्यू जरा ध्यान से चेक करना क्या आएगा, पोटेंशियल इस पॉइंट का क्या आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है 5 नैनो कूलम, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो देखो मैं लिख रहा हूं 5 नैनो कूलम, ठीक है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, सो 10 × सेंटीमीटर का मतलब है 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई करोगे ना भाई मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, माइनस
माइनस, अब इस जगह पर देख रहे हैं चार्ज फिर से वही है 5 नैनो कूलम, ठीक, जबकि डिस्टेंस कितना हो गया 15, 15, 10 की पावर -2। क्लियर? अब इसको देखते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बेटा क्या आने वाला है हमारा आंसर। ठीक, देखो भाई, देखो क्या आएगा। ये हमारा बन गया 3 × 10⁻⁹ -9 और 1/4πε0 क्या होता है हमारा, दिस इज 9 × 10⁻⁹। ठीक है, और यहां पर देखिए क्या बनेगा, ये टर्म हमारा ये है 10 की पावर, अगर आप ध्यान से देखो तो ये है 10 की पावर, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो 10 की पावर -11 बनेगा 1/2। तो 1/2 × 10 की पावर, सॉरी ये ऊपर जाएगा -7 बनाएगा, तो 10 की पावर -7 माइनस, इसको फिर से ऊपर ले जाएंगे और ये बन जाएगा हमारा 1/3 × 10 की पावर -7। क्लियर? तो देखो बेटा ये और ये टर्म दोनों हो गया हमारा कैंसिल, कितना बन गया 9 × 3 यानी कि 27 × 10 की पावर -7 इधर से बाहर निकाल लो। ठीक, और ये क्या बन गया 1/2 - 1/3, इसको हम करेंगे 3 - 2 यानी कि 1/6, 1/6 कुछ ऐसा आएगा भाई। 3 से कैंसिल करो आएगा 2, 3 से कैंसिल करो आएगा 9। ठीक है, तो 9/2 यानी 4.5, 4.5 × 10 की पावर -7, और ऐसा ऑप्शन साफ साफ दिखाई पड़ गया भाई साहब मुझे, कौन सा, डी वाला। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, इसका करेक्ट हुआ हमारा डी वाला ऑप्शन। ठीक है गाइज, जस्ट अ मिनट, ये डी वाला हमारा जो है वो करेक्ट हो गया, 28 का करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अ कार बैटरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है अ कार बैटरी इज चार्ज्ड बाई 12 वोल्ट सप्लाई, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज दिस, द चार्ज पास्ड थ्रू द बैटरी इज। देखो बेटा, अगर इसमें एनर्जी है 7.2 × 10⁵ के बराबर, तो एनर्जी किसके बराबर होती है, Q डेल्टा V, और पोटेंशियल में जो चेंज आप ले आए हो, क्योंकि आपने चार्ज किया है तो 0 से 12 वोल्ट तक आपने चार्ज किया है ना। अब इसको आप कैंसिल कर दो यार। ठीक है, 12 से इसको जब आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 0.6, तो चार्ज की वैल्यू आ गई बेटा 6 × 10⁴। ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए वाला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, थोड़ा सा कम आई थिंक आपको विजिबल होगा, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं बेटा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन। अ स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड of length L, mass M is suspended in a horizontal plane by a pair of flexible strings in a magnetic field of magnitude B. To remove tension in the supporting strings, magnitude of the current in the wire is. आपसे करंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। बेटा देखो, अगर एक करंट कैरिंग वायर है भाई, तो उसमें फोर्स कितना होता है, ILB के बराबर। बैलेंस करना है उसके वेट को, आप mg के बराबर कर दो। मुझे तो लगता है केवल डायमेंशन से भी अगर तुम करते ना क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को सही कर ले जाते। करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg/LB। mg/LB जैसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी वाला ऑप्शन, और किसी में ऐसा नहीं है। तो केवल डायमेंशन से अगर आप कर देते तो क्वेश्चन सही हो जाता आपका, है ना। कॉन्सेप्ट की भी कोई खास यहां जरूरत ही नहीं थी आपको। 31 क्वेश्चन देखो, 31 क्वेश्चन देखो भाई, हमसे कह रहे हैं अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के थ्रू कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, और आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द सोलेनॉइड अलोंग इट्स एक्सिस। कह रहे हैं कि एक आयरन रॉड को इंसर्ट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल नॉट इंक्रीज, कौन सी क्वांटिटी पर कोई फर्क कह रहे हैं नहीं पड़ेगा। देखो बेटा, हमने बताया था अगर आयरन कोर को, आयरन रॉड को आप इंसर्ट कर रहे हो, तो उससे मैग्नेटिक जितने भी टर्म्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, आपका जो भी इंडक्शन होगा वो बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। अब आइए देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड बढ़ जाएगा, रेट ऑफ हीटिंग देखते हैं आगे, सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल नॉट इंक्रीज, तो केवल एक ही बचा। 3 में तो हम श्योर है कि वो बढ़ जाएगा, तो केवल एक ही बचा, कौन सा, रेट ऑफ हीटिंग। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, 32 क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC
source of variable frequency as frequency of the source is increased। कह रहे हैं कि जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है, करंट फर्स्ट इंक्रीजेज, कह रहे हैं करंट जो है वो पहले बढ़ रहा है, देन डिक्रीजेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इज लाइकली टू कंप्राइज द एलिमेंट। देखो बेटा, देखो भाई, कह रहे हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो पहले एक बेटा करंट बढ़ रहा है फिर घट रहा है। ऐसा तो यार देखो, इस तरह का नेचर तो आपने शायद देखो पढ़ रखा है, चेक करो यार। देखो अगर यहां पर करंट है, यहां पर फ्रीक्वेंसी है या ओमेगा है, थोड़ा याद करो भाई, है क्यू फैक्टर मैंने कराया है, क्यू फैक्टर पर मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, इस ग्राफ पर सीधे सीधे क्वेश्चन कराए हैं, है ना। रेजोनेंस की कंडीशन में बेटा जब क्यू फैक्टर की बात किया था तो ग्राफ ऐसे ही बताया था, पहले करंट बढ़ रहा है फिर करंट घट रहा है ना। ये जो जहां पर करंट मैक्सिमम होता है, यहां पर फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब ये तो किसी एलसीआर सर्किट के रेजोनेंस की बात कर रहे हैं भैया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ए ऑप्शन, सीधी सीधी बात है ना। एल सी आर तीनों है और वो भी रेजोनेंस की कंडीशन में है। अब देखो हमको क्वेश्चन देख के इसका आंसर समझ में आ रहा है, फिलहाल हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं आपके लिए। कह रहे हैं कि एन ई टाउ एंड एम हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज गिवन बाय। तो देखो यार ये तो सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो वो कितना आने वाला है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, सीधा सीधा क्वेश्चन है। फिर कह रहे हैं प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो। देखो भाई, स्पीड ऑफ द प्रोटॉन और स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल का रेशियो बोल रहे हैं 9:4 का है। रेशियो ऑफ द रेडियस, रेडियस क्या होगा, देखो बेटा रेडियस का फॉर्मूला यहां पर क्या होता है, आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए हैं। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन की जब बात करोगे तो मास प्रोटॉन का, वेलोसिटी प्रोटॉन की, चार्ज प्रोटॉन का, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हम लोग कंसीडर करेंगे। आइए इसको मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, देखना जरा। रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर आप निकालना चाहते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम ही है। अल्फा की बात करो भाई, मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड तो गया कट, ठीक। क्या बचा बेटा उसको देखते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। बस इसको अब वैल्यूज को हमें रखना है। देखो भाई, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो वो होता है 1H1 और अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो वो होता है He24 हीलियम, है ना। तो देखो बेटा, हीलियम डबली आयनाइज्ड हीलियम होता है, ये सब आपको पता होगा। फिलहाल प्रोटॉन का मास अगर हम देखें, अगर वो 1 यूनिट है तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना है, 4 यूनिट है। तो अगर इसका मास मैं रख रहा हूं MP तो इसका मास कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन, क्योंकि इसमें 1 है और इसमें 4 है। ऐसे ही चार्ज के बारे में देखो भाई, इसके चार्ज में 2 है और इसके चार्ज में हमारा कितना है, 1 है। इसका मतलब 2QP और यहां पर सीधे सीधे हम लिखेंगे QP। वेलोसिटी का रेशियो हमें सीधे सीधे 9/4 पता है। तो देखो ये सब हो जाएगा कैंसिल, इससे हम लोग इसको भी कैंसिल कर देंगे। 2 वैल्यू कितनी आई, 9, ये 4 × 2 ये, यानी कि 9/8। 9/8 जैसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर तो यहां पर गायब है, फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। देखो एरिया हमको कॉइल का पता है कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंगल बता रहा है 30 बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻1 टेस्ला के बराबर है। कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0, मैग्नेटिक फील्ड को घटा करके 0 कर दिया गया। कितने टाइम में किया गया है ये काम, किया गया 10⁻⁻4 सेकेंड में। इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है बेटा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में अगर हम बात करें आपसे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है BA cos थीटा, जो कि पहले था और सडनली उसको 0 कर दिया गया घटा करके। तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना लग गया भाई, 10⁻⁻4 सेकेंड। अब मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है कितनी, 10⁻⁻1। एरिया हमको पता है 100 सेंटीमीटर,
स्क्वायर, मतलब 10 की पावर -4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस थीटा में बेटा आप सोचने वाली बात यह है कि थीटा एंगल कितना होगा। देखो ये 30 तो मैग्नेटिक फील्ड से बोल रहा है, मतलब ये ऐसी बात है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारा एरिया ऐसे रखा है, लेकिन एरिया वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर होगा ना, लाइक दिस विल बी द एरिया वेक्टर ना। तो यहां पर मैटर क्या है, वी शुड कंसीडर द एंगल एज, अगर यहां 30 दिया है तो हमको कितना लेना चाहिए, 60 लेना चाहिए। हमको कितना लेना चाहिए, 60। ठीक, cos 60 होता है आपका 1/2। अब आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, डिवाइडेड बाई 10 की पावर -4। तो ये और ये हो गया हमारा कैंसिल। ये कितना हो जाएगा 10, ये सॉल्व होकर के 10 होगा और वो 1/2, यानी कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, द आंसर शुड बी 5। आंसर शुड बी, लेट मी चेक वंस अगेन, 10 की पावर -1 है, यस, इसको हम लोग करेंगे, आ जाएगा 10, 1/2। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 5 के बराबर। सो सी यानी कि 50 है ना, इसका ऑप्शन कितना हो गया हमारा, सी वाला ऑप्शन, जिसमें 5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जस्ट अ मिनट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 36। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। कह रहे हैं कि 15 ओम रजिस्टर, 80 मिली हेनरी इंडक्टर एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 50 हर्ट्ज एसी सोर्स इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट आर इन फेज। वोल्टेज और करंट फेज में हो, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कब होता है, रेजोनेंस की कंडीशन में। रेजोनेंस का मतलब क्या है भाई साहब, एक्सएल जो है हमारा वो एक्सी के बराबर है, तो ओमेगा एल हमारा 1/ओमेगा-सी के बराबर है, ओमेगा स्क्वायर हमारा 1/LC के बराबर है। हमको निकालना है सी की वैल्यू, जो कि हो जाएगी 1/ओमेगा-स्क्वायर एल के बराबर। तो 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 है ना, इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर इनटू इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कितना है भाई, 80 मिली हेनरी। कितना है, 80 मिली हेनरी, यानी 10 की पावर -3। इसको बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा सॉल्व होकर के कितना आएगा, ये देखते हैं। 1/, ये कितना बनने वाला है, 100 का स्क्वायर, ठीक, इंटू पाई का स्क्वायर इंटू 80 इंटू 10 की पावर -3। देखो 10 की पावर 4 है, 10 की पावर -3 है, तो केवल 10 बचेगा, एंड दिस विल बी 1/पाई स्क्वायर इंटू 80 इंटू 10। 10 की पावर 4, 10 की पावर -3, केवल 10 बचेगा, 80 इंटू 10 हो गया पाई स्क्वायर। यस, पाई की वैल्यू 3.14 होती है बेटा, तो रफली अगर हम ले लें तो पाई स्क्वायर भी लगभग 10 के बराबर हो जाएगा। तो दिस विल बी ऑलमोस्ट 1/8000, 1/8000। क्लियर, तो 1/8000 होने का मतलब, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सो आवर आंसर विल बी 127 माइक्रो फैरेड। आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना, 127 या 125 के आसपास आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे 125 माइक्रो फैरेड आएगा, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली बी वाले ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है, 4 objects W, X, Y and Z each with the charge Q। हर जगह पर Q चार्ज है, इन सभी जगह पर Q चार्ज है। हमसे कह रहे हैं ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड D, एक ये स्क्वायर है जिसका साइड D के बराबर है। The objects X and Z are midpoint of the side, X और Z midpoint है। The electrostatic force exerted by W ऑन एक्स इज एफ। कह रहे हैं कि W ने इस पर जो फोर्स लगाया है, ये फोर्स F के बराबर है। तो F की वैल्यू आइए लिखते हैं, कितनी है, F की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों चार्जेस सेम हैं, तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, ये कितनी हो गई, D/2 भाई, क्योंकि साइड अगर D के बराबर है तो ये तो डिस्टेंस आधा हो गया ना, तो ये हमारा कितना हो गया, D/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। थोड़ा सा थिकनेस कम कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया।
अब क्या कह रहे हैं, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाई ऑब्जेक्ट W ऑन Z, कह रहे हैं कि ये W Z पर जो फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड बता दो। देखो भाई ये D है बेटा, ये D/2 है, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर D का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4। इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 5, तो बन जाएगा 5D स्क्वायर बाई 4। ये हो गई हमारी डिस्टेंस। ठीक, नए फोर्स की अगर मैं बात करूं तो हो जाने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चार्जेस तो फिर से वही हैं, ठीक है, दोनों सेम चार्जेस हैं, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का जब स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 5D स्क्वायर बाई 4 और 4 जाएगा हमारा ऊपर। अब आप खुद ही चेक कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, Q स्क्वायर बाई 5। अब बस यहां पर एक टर्म नया दिखाई पड़ रहा है, 4Q स्क्वायर इसमें भी है, D स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, सिर्फ एक टर्म दिखाई पड़ा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, F/5, विच इज द करेक्ट ऑप्शन एज B। सीधे सीधे है ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 38 वाला क्वेश्चन, और इसमें हमसे कहा जा रहा है टू सोर्सेज ऑफ EMF, इक्वल EMF आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन इज इन टर्न कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अच्छा ठीक है, तो एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, दो सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को हम लोगों ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू सोर्सेज आर R1 एंड R2। R1 और R2 हमने मान लिया। फिलहाल EMF कहा जा रहा है दोनों का सेम है, कह रहे हैं कि इक्वल EMF, ये देखो इक्वल EMF है इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2। कह रहे हैं कि जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब होता है बेटा E बराबर IR2 के बराबर हो जाना। ठीक, क्योंकि यहां से कितना करंट निकल रहा होगा, लेट अस सपोज I करंट निकल रहा होगा, वो I करंट ऐसे घूम करके जा रहा होगा, तो E बराबर R2 हो गया अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 0 के बराबर है तो। ठीक है, कह रहे हैं देन R इज इक्वल टू, R कितना है हमारा। अच्छा देखो यार, अगर मैं करंट की वैल्यू यहां पर बेटा निकालूं तो करंट की वैल्यू होगा टोटल EMF 2E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ये करंट है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सो वी विल हैव EMF E इज इक्वल टू 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R टाइम्स R2। E से E हुआ कैंसिल, इसको ले जाओ इधर, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R की वैल्यू हो गई बेटा 2 टाइम्स R2, 2 टाइम्स R2। तो कैपिटल R हमारा कितना हो जाएगा भाई, R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 जैसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, यस वी हैव द ऑप्शन B एज R2 माइनस R1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। कह रहे हैं क्लोज लूप नहीं बनाते, तो गलत हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये भी गलत हो गया क्योंकि एंड नहीं होता, ये तो कंटिन्यूअस होता है। टेंजेंट एट द पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यस दिस इज पॉइंट करेक्ट, ये सही है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट, तो भाई साहब इंटरसेक्ट तो कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, कह रहे हैं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो भाई, यहां से अगर बेटा कुछ भी करंट मान लो जाता है तो वो करंट इसी पाथ से होते हुए वापस चला आएगा, क्योंकि ये शंटिंग कर दी गई है ना, इसका शॉर्टिंग कर दिया गया है, इसको शॉर्ट कर दिया, यहां से करंट आएगा। वो देखो करंट हमेशा लोएस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ ढूंढता है, इधर से करंट आएगा तो पूरा का पूरा करंट इससे होता हुआ ऐसे यहां चला जाएगा, इसमें बिल्कुल भी करंट जाएगा नहीं। तो ये सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। तो सीधी सी बात है, ये दोनों सीरीज में हो गए, 2R आंसर हो गया। 2R जैसा आंसर कौन सा है, C ऑप्शन, तो C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 41 देखते हैं। 41 में हमसे कहा जा रहा है अ बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M।
एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कह रहे हैं इनिशियली वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। इन दिस पोजीशन मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। देखो भाई, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो बेटा उसकी वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। टॉर्क कितना हो गया यहां पर? जीरो हो गया, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में देखूं तो m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है, जिसमें आएगा हमारा साइन थीटा, साइन 0 0 होता है। फोर्स की बात करो, फोर्स भी यहां पर जीरो हो जाएगा। फोर्स भी इसलिए जीरो हो जाएगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है बेटा। ठीक है, अगर मान लो ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में ऐसे रखा हुआ है, तो कितना फोर्स इसके ऊपर लगता है? जीरो। इलेक्ट्रिक डाइपोल हो तो भी जीरो, मैग्नेटिक डाइपोल है तो भी जीरो, क्योंकि ये जो ये जो नॉर्थ पोल है हमारा, ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है बेटा। इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ जिसकी वैल्यू है QM इंटू बी के बराबर, जबकि इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू है QM इंटू बी, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना हो गया? इक्वल एंड अपोजिट, जीरो। नेक्स्ट, two charges 14 microcoulomb and -4 microcoulomb are placed at -12,0,0 and 12,0,0, ठीक है, in an external electric field B by R स्क्वायर। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग किताब पलट के देख लीजिएगा, अरिहंत के सैंपल पेपर में मैंने आपको करवाया है भाई साहब, है ना। वैसे बेटा मैं तो यही सजेशन करूंगा, अगर आप लोग की जगह मैं होता वहां पर तो मैं ये क्वेश्चन कतई ना करता। देखो किसी भी, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आप बोर्ड का एग्जाम हो, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो वैसे ही एकदम फीलिंग आपको भी आ रहा होगा, है ना। जैसा जेईई नीट के पेपर में देने बैठोगे वैसे ही फीलिंग यहां भी आ रहा होगा, क्योंकि यहां भी ऑब्जेक्टिव है। देखो कुछ क्वेश्चन बेटा आते ही छोड़ने के लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे ही छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर उसमें आप ज्यादा अपना उलझोगे तो समय वेस्ट होगा। अगर आपको बहुत आता है तो सही तो कर ले जाओगे, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। तो आपकी जगह मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन को कतई ना करता, ठीक है ना। फिलहाल फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरिएबल है, जहां पर बी कांस्टेंट है वो हमें दिया है, आर मीटर में है। कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है कॉन्फ़िगरेशन की। देखो बेटा, एक चार्ज 14 माइक्रोकूलम का जो है ये है -12 सेंटीमीटर पर, ठीक। ये मान लो ओरिजिन है, और फिर एक चार्ज यहां कहीं पर है 12 सेंटीमीटर पर, वो कितना है? -4 माइक्रोकूलम के बराबर है, ठीक। ये दो चार्जेस की वजह से एक एनर्जी सिस्टम के पास पहले से आ गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। वो एनर्जी का फार्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 और Q2 की अगर मैं बात करूं तो देखो 14 माइक्रो और -4 माइक्रो, ठीक, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? 12 12 24, यानी 24 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट किया। ये एक एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये तो है ही है। अब मैटर ये है, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो कि खुद वेरिएबल है। अब देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है B/R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा वो माइनस का dV/dr के बराबर होता है, ठीक है, B/R स्क्वायर। तो माइनस का जो dV है वो dr अपॉन R स्क्वायर के बराबर है। इसी को हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो -V बराबर B टाइम्स R की पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो R की पावर -1 अपॉन -1, तो एक माइनस बनेगा और R जाएगा नीचे। तो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई B/R। तो एक एनर्जी अब इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण भी होगी, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q1V1 प्लस Q2V2, है ना। सिंपल सी बात है। देखो एक एनर्जी इन दोनों के आपसी इंटरैक्शन की वजह से है, जिसका फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया, और दूसरी एनर्जी है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। देखो बेटा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज रखा जाए, बोलो उसके पास एनर्जी होती है। कहोगे सर कैसे? भाई अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखा है तो फोर्स लगता है ना। अगर फोर्स है तो F बराबर -du/dr, फोर्स की वजह से भी तो पोटेंशियल एनर्जी होती है।
कॉन्फ़िगरेशन वाली, तो ये वही वाली एनर्जी है जो Q1V1 प्लस Q2V2 के बराबर हो जाने वाली है। अब आप सिंपली बेटा कह सकते हो Q1 चार्ज कितना है हमारा 14 माइक्रो कूलम, ठीक। V1 पोटेंशियल की बात करोगे तो B की वैल्यू तो हमें पता है, देखो कांस्टेंट है, हालांकि सेंटीमीटर में है भाई, ध्यान रखना मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। और R जो हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इसके लिए कितना हो गया -12। क्लियर। बिल्कुल ऐसे ही इसके लिए जब लिखोगे Q2 की वैल्यू हमें पता है -4, साइन के साथ सब लेना भाई, -4 माइक्रो कूलम। और V2 जब लोगे तो B तो यही रहेगा, लेकिन जो R होगा वो इस बार होगा +12 कूलम, ठीक। बस +12 सेंटीमीटर, है ना। उसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करके आप लोग जब चेक करोगे तो योर आंसर विल बी 97.9 जूल। तो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव होने वाला है ये क्वेश्चन। तो मैं होता तो बिल्कुल ना करता, लेकिन अगर आप आगे कुछ जेईई नीट का पेपर देना चाहते हो तो उसके लिए ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन वहां पर, ठीक है। बोर्ड तो वैसे भी हम निपट ही गया, है ना। फिलहाल 300 ohm resistor and capacitor of 25 by pi microfarad are connected in series to a 250 hertz AC source. Current in the circuit is, देखो भाई करंट हमसे पूछ रहे हैं। देखो बेटा करंट हमारा कितना हो जाएगा, पोटेंशियल अपॉन उसका जो भी Z है, इंपीडेंस। और इंपीडेंस किसके बराबर है, अंडर रूट के अंदर R² प्लस XC²। और XC कितना है 1/ωc। तो ओमेगा कितना है 2πf, f कितना है हमारा 50 हर्ट्ज, ठीक है, इंटू C कितना है 25 बाई पाई माइक्रो, मतलब 10 की पावर -6। ये तो बड़ा खतरनाक टर्म बन रहा है भाई, 10 की पावर -6। तो 1/ωc का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब देखो आप लोग ध्यान से, देखो भाई ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर R² प्लस XC²। XC होता है 1/ωc, ओमेगा होता है 2πf, और C की वैल्यू है 25/पाई 10 की पावर -6। हाँ यस, देखो पाई से पाई हुआ कैंसिल, क्या बच गया, दिस इज नाउ 200 अपॉन अंडर रूट के अंदर 300 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 1/2 इंटू 50 यानी कि 100 इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा 10 की पावर में बनेगा -4, ठीक है। तो ये बन गया कितना 25 इंटू 10 की पावर, 25 इंटू 10 की पावर -4, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे का देखिए 100 10 की पावर -4 25, यस, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग गाइज यहां पर पूरा सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट। ये वैल्यू देखो भाई कितनी होने वाली है, आइए देखते हैं इसको थोड़ा दिमाग लगा करके, ये क्या आएगा। अंडर रूट के अंदर बनेगा बेटा 300 का होल स्क्वायर प्लस ये जो चीज लिखी हुई है, अगर मैं यहां पर 100 का मल्टीप्लाई कर देता ऊपर और 100 नीचे, 100 ऊपर अगर मैं करूंगा तो ये बन जाएगा हमारा 4, 100 नीचे भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 की पावर -2, हालांकि ऊपर जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, ऊपर जाएगा किसके बराबर होगा, -2 के बराबर। चेक कर लेते हैं भाई, 100 का मल्टीप्लाई किया 100 बाई 25 4 हो गया, इधर 100 का 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा +2 बनेगा, यस इट विल बिकम +2। देखो बेटा अब ये सिर्फ कैलकुलेशन का गेम है ना यार, कैलकुलेशन आराम से बस करो बढ़िया सही से। तो ये 300 का स्क्वायर 400 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर 900 प्लस 1600 यानी कि 2500, ठीक 2500। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे बनेगा 200 डिवाइडेड बाई ये हमारा बन गया कितना 50, कितना बन गया 50, चेक कर लो भाई, ठीक है। 300 का स्क्वायर, ओहो, तो ये 500 आएगा भाई बाहर, और यहां अंदर 2 जीरो और हैं, 2 जीरो और हैं भाई, ध्यान से समझना। 300 का स्क्वायर है तो 300 का स्क्वायर 900 थोड़ी ना होगा जो मैं सोच रहा था। तो 9 लिखने के बाद 4 जीरो भी हैं, तो वो 4 जीरो भाई साहब दिख रहे हैं, अब तो दिख रहा होगा आपको, ये 0 0 कर लो बैलेंस, ठीक। 2/5
2/5 का मतलब प्यारे बच्चों 2/5 का मतलब सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा 0.4। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन टफ तो नहीं कह सकते, आसान ही है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस लेंदी पेपर मुझे हल्का सा दिखाई पड़ रहा है, हालांकि बहुत कठिन तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द एडी करंट। बेटा लैमिनेशन करते ही है एडी करंट के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। अब भाई असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हमारे आ गए, आइए देखते हैं असर्शन रीजन का क्वेश्चन क्या है हमारा। 45 क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, 45 क्वेश्चन में असर्शन है अ नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहे हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, गलत है भाई, अपोजिट मूव करता है ना। ऑन अ नेगेटिव चार्ज अ फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बात बिल्कुल गलत है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। असर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी हमारा फॉल्स है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, असर्शन कह रहे हैं द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। पोल्स ऑफ बार मैग्नेट को सेपरेट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। रीजन मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। कह रहे हैं मैग्नेटिक मोनोपोल जो हमारा है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ, ए, कि वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है भाई साहब। 47वां क्वेश्चन है, देखो असर्शन में कह रहे हैं व्हेन रेडियस ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल इज डबल्ड इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट बिकम 4 टाइम्स। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला होता है I इंटू ए और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस को बेटा डबल करोगे एरिया 4 टाइम्स हो ही जाएगा, बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट है। रीजन कह रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लूप। यस ऑफ कोर्स, सो करेक्ट ऑप्शन कितना हुआ 47 का हमारा ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन 48 में हमसे ये कहा जा रहा है हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। कह रहे हैं एमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा तो उसका रेंज हायर होगा। यस दिस इज करेक्ट। रीजन टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर एडिशनल शंट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू इट। गलत है, गलत है भाई। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी वाला। देखो कह रहे हैं कि उसके रेंज को बढ़ाने के लिए शंट रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे। देखो यार सीरीज में पहली बात तो शंट रेजिस्टेंस को लगाया नहीं जाता, ठीक है, वो तो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता गैल्वेनोमीटर के साथ। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको दूसरे सेंस में भी ले लें कि भाई हम उसके एमीटर को रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम शंट लगा रहे हैं, अगर शंट को सीरीज में लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, जबकि हम तो घटाना चाहते हैं। रेंज बढ़ाने के लिए तुमको रेजिस्टेंस तो घटाना है ना, तुम बढ़ा क्यों रहे हो भाई। 49 देखो, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अरे गलत है यार, इनपुट को आउटपुट के साथ रिप्लेस कर दो ना, इनपुट को आउटपुट के साथ रिप्लेस कर दो भाई साहब, कॉइल को बस घुमा दो, बस बदल जाएगा, स्टेप अप स्टेप डाउन बन जाएगा, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। रीजन अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली इन वन डायरेक्शन। गलत है, बिल्कुल गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट। तो बेटा ये था सेक्शन बी जिसमें 24 में से आपको 20 क्वेश्चन करने थे। आई होप आपने 20 में 20 सही किए होंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी, 6 में से 5 क्वेश्चन करने थे। इक्विपोटेंशियल्स एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ द चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो। देखो लार्ज डिस्टेंस पर अगर है तो बहुत दूर से देखने पर ये कोई एक सिंगल चार्ज दिखाई पड़ेगा ना, पॉइंट चार्ज दिखाई पड़ेगा, और किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है बेटा, स्फेरिकल होती है। वैसे भी यार इतने खतरनाक टर्म्स लिखे, इलिप्सॉइड, पैराबोलॉइड, कभी नाम सुने हो ऐसा, तो तुमसे क्यों पूछा जाएगा ऐसा है। 51 क्वेश्चन देखो भाई, 51 क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है 4 चार्जेस -q प्लस q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 2l साइड है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द 2 चार्जेस, इनके बीच में ये पॉइंट ए है, यहां पे पोटेंशियल पूछ रहा है। अच्छी बात है भाई। देखो यहां पर अगर पोटेंशियल हमें निकालना है बेटा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो तुम कर लो कॉमन, इसकी वजह से लिखते हैं Q/L, क्योंकि आधा डिस्टेंस है ना, L हो जाएगा, ठीक। इसकी वजह से लिखते हैं, ये भी कितना है भाई, Q/L। इसकी वजह से अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का Q अपॉन, अब सोचो ये डिस्टेंस कितना है, ये है बेटा 2l, ये है l, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 5l स्क्वायर, है ना। तो अंडर रूट के अंदर 5 टाइम्स l, और ऐसा ही बेटा इसके लिए भी होगा, तो इसको डबल कर लो, ठीक। मुझे लगता है यही हमारा आंसर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q/l माइनस 2q/ अंडर रूट
5L। ठीक, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/L कर लो तुम कॉमन 1 - 1/√5। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 1/4 Q 2Q/L 1 - यस, करेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सा है बेटा? 51 का करेक्ट है हमारा ए ऑप्शन। 52 केस स्टडी बहुत बढ़िया प्यारी सी एकदम सुंदर थी, एकदम आसान सी केस स्टडी आपसे पूछी गई। मुझे तो लगता है केस स्टडी करना चाहिए था आप लोगों को, है ना? जितना आप लोग डर रहे थे केस स्टडी को लेकर के, देखो इतना ही बढ़िया एकदम आसान सा केस स्टडी दे दिया बोर्ड ने आपके लिए। एन एक्सपेरिमेंट वाज सेट अप विद द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर गिवन दैट R1 की वैल्यू बेटा बोल रहे हैं 10 ओम, अच्छी बात है। R2 और R3 दोनों 5 ओम का बोल रहे हैं, सीरीज में है भैया 10 ओम हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ही है, तो ये है ही नहीं यार, समझ लो ये बिल्कुल गायब है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ईएमएफ की वैल्यू आपसे बोल रहे हैं 5 वोल्ट है। देखो बेटा 5 और 5 सीरीज में हो गया 10, ये 10 और ये 10 है पैरेलल में, 10 और 10 का पैरेलल कितना होता है? 5। ठीक, 5 वोल्ट की बैटरी है 5 वोल्ट नेट रेजिस्टेंस है, तो बेटा करंट कितने का निकलेगा? 1 एम्पियर का। अब ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, तो करंट बराबर बराबर जाएगा, ½ एम्पियर इसमें जाएगा, ½ एम्पियर इसमें जाएगा। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं द पॉइंट विद द सेम पोटेंशियल्स आर। कौन कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है भाई साहब? बी सी डी। बी सी सेम है, सही है। डी कहां है? यस ये डी है, गलत हो गया यार। सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस भी तो है भाई साहब, तो ये तो गलत हो गया। एफ एच और जे, एफ सही है, एच सही है, जे यस सही है। ये तीनों पॉइंट के बीच में देखो कोई रेजिस्टेंस कहीं भी नहीं है, इसका मतलब गाइस करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी वाला। चलो आगे भी देख लेते हैं। डी ई एफ, डी कहां है? डी ई सही है, एफ एक रेजिस्टेंस मिल गया, गलत हो गया भाई। ए बी जे, ए और बी सही है, जे एक रेजिस्टेंस फिर मिल गया, गलत है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बेटा कौन सा हो गया? बी वाला। अगला करंट थ्रू द ब्रांच बीजी, बीजी के थ्रू करंट कितना है भाई साहब? अभी तो निकाला था मैंने, ½ एम्पियर, सही है ना, सी वाला ऑप्शन। पावर डिसिपेटेड इन R1, कह रहे हैं इसमें कितना पावर डिसिपेट होगा? बेटा देखो ½ एम्पियर का करंट आ रहा है, पावर होता है I² R, I² मतलब 1/4 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी थी? 10 ओम। सॉल्व करोगे 2.5 आ जाएगा हमारा। बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई। लास्ट क्वेश्चन देख लो अपने पेपर का, बढ़िया प्यारा सा। कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? देखो यार यहां पर वैल्यू कितनी हमको गिवन थी? ये था हमारा 5 वोल्ट का। ठीक, 5 वोल्ट इसके और इसके साथ पैरेलल में, इसके और इसके साथ भी पैरेलल में, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो अगर इस पूरी ब्रांच के बारे में देखें तो ये इसके साथ पैरेलल में है, तो इसका भी 5 वोल्ट होगा और इसका भी 5 वोल्ट ही होगा। इसमें ये दोनों बराबर बराबर हैं, है ना? तो सीधी सी बात है, आधा आधा बढ़ जाएगा बेटा। तो 55 का करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ? सी वाला ऑप्शन। सो प्यारे बच्चों, अब पूरा का पूरा पेपर मैंने डिस्कस कर दिया है। सभी लोग अपने अपने मार्क्स जोड़ो धड़ाधड़ और कमेंट करके जरूर बताओ इस वीडियो में आपको कुछ काम करने हैं। देखो हमने बगल में लिख दिया है ना? आप लोग समझ गए होंगे ये सारे काम आपको करने हैं। टर्म 2 के सारे सीरीज को आप लगातार अगर फॉलो करोगे, मैं गारंटी लेकर के बोल रहा हूं, ये पूरा का पूरा पेपर आपके इसी अरिहंत पब्लिकेशन की लगभग बुक से मिलते जुलते सारे क्वेश्चन हैं, ऑलमोस्ट सारे। एक क्वेश्चन केवल छोड़ दो तो सारे क्वेश्चन मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। और जिन बच्चों ने 10 सैंपल पेपर अच्छे से किए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे भी कि उनके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। ठीक है गाइज, तो टर्म 2 में सभी लोग फॉलो करेंगे। ठीक है गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।